लीनियर अलजेब्रा। आज इसके अंतर्गत आपके बीच में लेके आए हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और कैसे हम ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं, कुछ डिफिनेशन, कुछ एग्जाम्पल, कुछ इसका वर्किंग रूल आज जानने की कोशिश करेंगे, है ना। क्योंकि आपके नज़दीक एग्ज़ाम आ रहा है तो कुछ इम्पोर्टेंट इसी चैप्टर का है ना, कुछ एग्जाम्पल लेके आपके बीच में आए हैं। देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पहले भी आप पढ़ चुके हैं, है ना, कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। चलिए उसी के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे इसका ऑर्थोगोनल। जैसे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उठाया जाए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल कब, इफ ए और इसका ट्रांसपोज ए इंटू ए का ट्रांसपोज, है ना, चाहे डैश कर सकते हैं, चाहे ऐसा कर सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज इंटू ए क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। दोनों में से कोई हो, इस तरह चाहे इस तरह, क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो पहले भी मैट्रिक्स में जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं कि इसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यानी जो भी ऑर्थोगोनल निकालेंगे बेसिस वगैरह तो हम चेक कर सकते हैं, है ना, उसका ट्रांसपोज करके इंटू करेंगे और देखेंगे कि 1 के बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता कि नहीं आता है। तो छोटा सा एग्जाम्पल किस तरह लेंगे हम लोग, इसे मान लेते हैं कि लेट द मैट्रिसेस दिया हुआ है 0 1 1 0, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, और दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। ये सब क्या है, आर ऑर्थोगोनल है। क्या है, आर ऑर्थोगोनल। कैसे ऑर्थोगोनल हुआ, इसे मान लेते हैं कि लेट ए बराबर दिया हुआ है 0 1 1 0, है ना, देन ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, तो 0 1 1 0, और दोनों को इंटू करेंगे, है ना, ए इंटू ए का ट्रांसपोज, यानी कि 0 1 1 0 को इंटू करेंगे किससे, 0 1 1 0, और जैसे ही इंटू करेंगे रो बाई कॉलम करेंगे, तो रो बाई कॉलम करेंगे तो क्या होगा, 1 आ गया। फिर रो बाई कॉलम करेंगे क्या होगा, 0 होगा। रो बाई कॉलम तो यहाँ 0, रो बाई कॉलम करें, 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस 0 इंटू 0 1 प्लस 0 1 हो गया। यानी क्या बन गया मेरा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया आपका। आई लिख सकते हैं, I2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ए मानेंगे, IC का ट्रांसपोज करेंगे, I2 करेंगे, देखिए इसका मान में क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी ही आएगा, है ना। इस तरह से हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को अगर डिफाइन करने के लिए आता है, इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, यह क्या होता है ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स रहेगा, उसी को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, है ना, ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। और ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए कुछ सिस्टम है जो पहले भी आप पढ़ चुके हैं उसको, है ना, लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत, है ना, उसी को हम यूज करके निकालने जा रहे हैं। जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले एक सिस्टम कंसीडर करेंगे हम लोग, ये सिस्टम n-1 रियल कॉलम वेक्टर, क्या होना चाहिए, रियल कॉलम वेक्टर होगा। कॉलम वेक्टर ये पढ़ चुके हैं ना,
पहले जो पढ़ा हुआ है इसलिए समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कितना x1 x2 डॉट डॉट किस xn सच डैट x1 x2 डॉट डॉट xn आर ऑर्थोगोनल है ना। ये ऑर्थोगोनल होगा कब, है ना, एक मान लिया गया था कि n-1 रियल वेक्टर कितना x1 x2 xn तक कितना है ना, और क्या बोला है कि x1 से लेकर xn तक क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं इस सिस्टम को कंसिडर किया गया है, तो लेट x बी ए वेक्टर, एक वेक्टर लेंगे हम लोग, देन द सिंगल लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन क्या बन सकता है, x1 का ट्रांसपोज इंटू x बराबर क्या होगा, जब देखे होंगे होमोजेनियस इक्वेशन तभी बनता है जब राइट साइड जो कांस्टेंट होता है सब क्या होता है, जीरो होता है ना। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा, है ना। अगर मान लीजिए जाए कि इफ y2 बी y1 तो हो जाएगा, आपको पहले पढ़ चुके थे इसमें बराबर, तो y2 बी द नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तब क्या होगा, देन तब x2 का मान जो होगा, x2 का मान हम निकाल सकते हैं कैसे, y2 बटे नॉर्म ऑफ y2। यह पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। इस तरह के कंडीशन निकालने के लिए, बेसिस निकालने के लिए पढ़े थे, है ना। तो स्टार्टिंग वाला जो क्या था, इक्वल था, जैसे पहले भी था कि α1 γ1 के बराबर था, है ना। उस तरह से x1 y1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे x2 निकालेगा y2 बटे नॉर्म ऑफ y2 इज यूनिट वेक्टर होना चाहिए ऑर्थोगोनल टू x1, ऑर्थोगोनल टू x1। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के अनुसार एक कंसीडर करेंगे इक्वेशन, जिस तरह से यहाँ समझाया गया, माना गया, हम लोग इसी के अनुसार हम लोग कंसीडर करेंगे, इसे दिखाएंगे हम लोग। अगेन वी कंसीडर टू लीनियर इक्वेशन, तो ऐसा कर दिए, होमोजेनियस कर दिए, टू लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन कितना, x1 का ये था इंटू x बराबर 0 एंड x2 का ट्रांसपोज इंटू x बराबर 0। अब इसी तरह से हम लोग दो को तैयार हुआ, इस तरह से मान लीजिए कि y2 लिए थे, अब लेंगे y3। इस तरह से हम लोग प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, यही प्रोसेस क्या करेंगे हम लोग, कंटिन्यू करेंगे। एक एग्जाम्पल भी देंगे आपके बीच में ना, ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। कभी कभी क्या होता है कि सिस्टम से क्लियर नहीं हो पाता, लेकिन एग्जाम्पल तो लोग ज़्यादा क्लियर कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसमें बताया गया है उस तरह से हम लोग कंसिडर करेंगे। इफ y3 बी ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ these
इक्वेशन, देन तब कितना होगा, एक 3 निकालेंगे हम लोग, और क्या होगा y3 बटे नॉर्म ऑफ y3 ये क्या होगा यूनिट वेक्टर। यहाँ भी क्या था मेरा यूनिट वेक्टर था, यहाँ पे क्या आएगा इच यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल टू जो हम लोग दिया हुआ रहेगा x1 तो x1 होगा, एज वेल एज x2 के साथ x2 से भी होगा। इस तरह से एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ते जाएगा आपका लगातार। जैसे इस तरह से हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो एक हमको मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा, वो कहलाएगा ऑर्थोगोनल। जैसे एक एक करके निकालना होगा स्टेप बाय स्टेप, है ना, और निकालने के बाद एक मैट्रिक्स तैयार होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, है ना। तो हेंस वी हैव डिटरमाइनेड x1 x2 डॉट डॉट xn which are unit vector orthogonal in pair। अब अभी देखे थे, और एक दूसरे क्या था, एक एक दो दो का पेयर में क्या था, एक एक पेयर में आपका ऑर्थोगोनल था, x1 s के साथ x2 s के साथ ऑर्थोगोनल पेयर। एंड मैट्रिक्स A बराबर x1 x2 xn इज ऑर्थोगोनल, एक कंडीशन याद रखिएगा, नोट में लिखवा था आपको, कि जैसे ही हम लोग यूज करेंगे इसको, एक्स आई का ट्रांसपोज करते हैं, यानी x1 का ट्रांसपोज x2 का ट्रांसपोज है ना, इंटू एक्स जे के साथ करते हैं, तो यहाँ जो वैल्यू आता है 1 होगा कब, इफ़ आई इक्वल टू जे। जहाँ जहाँ आई इक्वल टू जे होगा, मेरे कहने मतलब आई कब आता है, जब देखेंगे कि A11 A22 A33 AN क्या जगह क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1, बाकी जगह क्या होता है 0 कब, इफ़ आई नॉट इक्वल टू जे। और समझ कहीं नहीं है मैं, इसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए ये क्या है A11 A22 A33 तीनों इक्वल है, उसकी जगह क्या 1 दिया हुआ है, बाकी सब क्या डिफरेंट है, आई और जे बराबर नहीं है इसमें, तो क्या है 0 दिया है। इसी तरह से ये तैयार होगा आपका, है ना, यूनिट मैट्रिक्स आपका। इसको हम यूज करते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, है ना, कि कैसे आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं। इसका ऑर्थोगोनल बेसिस भी निकालते हैं, एग्जाम में आता है कभी कभी न्यूमेरिकल इसका बनाने के लिए, तो आपको आसानी से बना सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन इसका हम आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के दौरान दिए थे, है ना, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि प्रत्येक चैप्टर से कुछ न कुछ बना के जाएं, ताकि न्यूमेरिकल में क्या होता है कि डिजिट चेंज कर सकता है, बनाने का सिस्टम सेम रहेगा। मैं बहुत बड़ा एग्जाम में होता है कि आप चाहिएगा कि 100% डिजिट मिला लें, पॉसिबल नहीं है। थ्योरम में भी क्या होता है कि कभी कभी हम डिजिट में दे दिए, चाहे नंबरिंग में दे दिए, वहाँ क्या होता है वर्ड में आता है थ्योरम, तो लोग कन्फ्यूज कर देता है कि ये थ्योरम नहीं आया, लेकिन आता है, वही रहता है सेम टू सेम, लेकिन थ्योरम को भी घुमा के लिखा रहता है आपका, तो कन्फ्यूज मत कीजिएगा, सिस्टम सबका वही रहता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल हम किसी का भी एग्जाम्पल दें, सिस्टम का दें, हम एक एग्जाम्पल देंगे उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल बनता है, उसी तरह तीसरा बनता है, डिजिट तो चेंज रहेगा आपका, अंक अलग रहेगा, फंक्शन अलग रहेगा, लेकिन बनाने का तरीका सेम रहेगा। एग्जाम्पल लेते हैं इसमें एक ठो और समझाने की कोशिश करते हैं।
डिटरमाइंड द orthogonal matrix having x1 बराबर 1/3, 2/3 और 2/3 एज ए फर्स्ट कॉलम दिया हुआ है। फर्स्ट कॉलम इस तरह का होगा आपका। अब यहाँ पर एक चीज़ और क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें इस तरह से भी, तो हम कोशिश करते हैं कितना तरह से क्वेश्चन में पूछ सकता है कि फाइंड एंड ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ R3 गिवन x1 बराबर दिया हुआ है कितना 1/3, 2/3 और 2/3। तो डिजिट चेंज हो सकता है लेकिन बनाने का तरीका और सेम रहेगा आपका, है ना। ये वो सीख लिए, बाकी सब बन जाएगा इसलिए आपसे। मान लेते हैं कि लेट x1 बराबर कितना है, x बराबर कितना x1, x2 और x3। आर क्यों बना है, तीनों मानना वेक्टर ग्रुप में। देन तब x इंटू x1 बराबर क्या होता है 0। जैसी दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, x का मान कितना है x1, x2 और x3, और x1 के मान क्या है कॉलम में है, क्या है कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में। तो 1/3, 2/3 और 2/3 ये कॉलम हो गया। इतना बराबर कितना हो गया 0। जैसी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1/3x1 प्लस 2/3x2 प्लस 2/3x3 इसका क्या हो गया होमोजेनियस बना कि नहीं, वही तो बोला गया था उसमें, क्या बनेगा आपका होमोजेनियस बनेगा आपका। अगर इस रूप में दिया हुआ तो इसको ट्रांसपोज करके लेंगे, दिया हुआ किस रूप में वेक्टर ग्रुप में दिया हुआ तो इसका ट्रांसपोज क्या हुआ कॉलम बनेगा। वेक्टर रो वेक्टर को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा कॉलम वेक्टर तैयार होता है, कॉलम वेक्टर को ट्रांसपोज करेंगे तो रो वेक्टर तैयार होता है। ये दिया हुआ था आपका। अगर यहाँ ट्रांसपोज भी कर दें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि x1 का ट्रांसपोज क्या होगा यही होगा आपका कॉलम के रूप में। तो वी टेक ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, है ना। सपोज किया गया है x1 बराबर 2 और x1 बराबर 1, हम लोग मान लेते हैं। ऐसा क्यों माने, है ना, क्योंकि यदि 2 को मानते हैं, है ना, तो क्वेश्चन उठता है कि इसमें 1, 2 माने हैं, है ना, यहाँ उसका 1 x1 का 1 माने हैं, दोनों को 1 मान लिए हैं। x1 बराबर 2 और x2 बराबर 1, इसलिए माने हम ऐसा। यहाँ पर 2/3 था, यहाँ 1 लेंगे, यहाँ कितना है केवल 1/3 था तो यहाँ 2 लेंगे, उससे क्या होगा दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों आपको इक्वल हो जाएगा, तो बनाने में सुविधा होगा। तो जब भी सपोज करते हैं तो ऐसा सपोज करते हैं जो सुविधा हो, सेम टू सेम आ जाए मेरा। देन x3 क्या सेटअप करेगा आपका -2। अब रख के देखिए, जैसे इसमें हम x1 का मान 2 और x2 का मान 1 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा केवल 2 आएगा। अगर दूसरा मान भी रख सकते हैं आप, कोई अंतर नहीं है, लेकिन कोई ना कोई मान तो रखना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन ऐसा रखें ताकि हमको कैलकुलेशन करने में सुविधा हो। तो यहाँ अगर 2 मान लेते हैं या 1 मान लेते हैं, दोनों सेम हो जाएगा। तो 4/3 तो क्या होगा काट उठ के मेरा कितना बचेगा -2 बचेगा। तो -2 x3 के मान -2 कर दिया जाए और बाकी के मान रख दिए जाए और जोड़ा जाए तो क्या होगा सेटिस्फाई कर जाएगा। क्या कर जाएगा सेटिस्फाई करेगा। तो लिख सकते हैं कि विच इज सेटिस्फाइड
द गिवन इक्वेशन। इसलिए एक को तो ऐसा करना पड़ेगा, वाई टू बराबर कितना लगे ब्रो, 2 लिए थे x1 का मान, 1 लिए थे, फिर कितना आया था x3 मान -2 आया था। क्लियर। फिर से रिपीट कर दें, यहाँ कुछ भी आप मान सकते हैं जिससे हमको x3 का मान आएगा, और x3 का मान आएगा तो क्या उसको सेटिस्फाई करेगा। अब x2 का मान कितना हो जाएगा, x2 का मान हो जाएगा आपका, पढ़े थे y2 बटे नॉर्म ऑफ y2, तो y2 का मान कितना है 2 1 -2, और नॉर्म ऑफ y2 2 1 -2। जैसे नॉर्म निकालेंगे है ना, तो कितना आएगा 2 1 -2, और इसका मान होगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 1 + -2 का स्क्वायर 4। इस तरह आएगा, उसको सोल्व कर दीजिए है ना। यहाँ पर x1 x2 सपोज किया गया है, आप सपोज करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह से सपोज कीजिए ताकि आपको वैल्यू निकालने में आसानी हो। तो वैल्यू निकालने में आसानी मेरा कब हो रहा था, जहाँ 1 था वहाँ 2 रख दिए, जहाँ 2 था वहाँ 1 कर दिए, उससे क्या हुआ मेरा इक्वेट करने में, निकालने में वैल्यू आसान पड़ गया। मानना तो किसी का है ना, क्योंकि मान के ही हम लोग निकालेंगे कि यह क्या है, ऑर्थोगोनल है। लास्ट में साबित कर सकते हैं कि वो ऑर्थोगोनल है। कितना तैयार हो गया, सोल्व कीजिए उसको। x2 का मान आ गया आपका कितना 9, अंडर रूट 9 कितना होता है 3 होता है, कितना तैयार हुआ 2/3, 1/3 और -2/3। अगेन उसके बाद बताया गया था कि वी कंसीडर द इक्वेशन, इसके बाद 2 इक्वेशन कंसीडर होगा, x1 × x फिर x2 × x, वेयर यहाँ पर x का मान जो है सपोज कर लेते हैं α1 α2 और α3। हम लोग x1 x2 x3 की तो पहले देन, तब क्या होगा जैसी x से मल्टीप्लाई करेंगे x1 को और x2 को, इक्वेशन तैयार होगा। x1 कितना था देखिए ध्यान से, x1 और x2 है ना, दोनों में मान रखना पड़ेगा। अब मान रखने के बाद क्या करेंगे, 2 को इक्वेशन तैयार होगा, 1/3 1/3 है ना, 1/3 होगा α1 प्लस फिर कितना होगा 2/3 α2 है ना। नहीं तो रख के दिखाते हैं आपको, क्या सुविधा होगा, लोग कन्फ्यूजन होता है। जैसे x1 है, x1 का मान कितना था आपका, x1 के मान था स्टार्टिंग में, आपको देख लीजिए x1 का मान स्टार्टिंग में कितना था आपका 1/3 2/3 और 2/3 था इंटू x है ना। अब इसको कॉलम में लिख सकते हैं, कॉलम में हम लिख सकते हैं, तो x1 × x या x × x1 कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम यहाँ पर हुआ, x1 × x या x × x1 है ना, ऑर्थोगोनल है तो करें। तो इससे क्या हुआ कि मान लें कि एक का मान कितना मानते हैं α1 α2 और α3, दूसरा का मान क्या हुआ कॉलम में 1/3 2/3 और 2/3। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था बोला बराबर कितना 0 एंड फिर कितना हुआ α1 α2 और α3, फिर रखेंगे कितना मान हुआ x2 का मान x 2/3 1/3 और -2/3
3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। x1 का मान रखें x1 इंटू एक्स, ऐसा करते हैं फिर से आपको x इंटू x1 बराबर 0 एंड x इंटू x2 बराबर 0, ऐसे भी सकते हैं आप। x1 को कॉलम में रिप्रेजेंट किया गया था, इसलिए हमने कॉलम में सबको रिप्रेजेंट किया। अब 2 इक्वेशन तैयार हो गया मेरा, तो 2 से सोल्यूशन निकालेंगे। अब ये इजली निकलेगा मेरा, है ना। तो देखिए कितना आता है। तो पहला था 1/3 अल्फा 1 प्लस 2/3 अल्फा 2 प्लस 2/3 अल्फा 3 बराबर 0 एंड इसमें कितना आएगा आपका 2/3 अल्फा 1 प्लस 1/3 अल्फा 2 प्लस माइनस हुआ कितना 2/3 अल्फा 3 बराबर 0। अब देखिए दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो यह कैंसिल हो जाएगा आपका। ऐसे सॉल्यूशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। चाहे कोई अल्फा 3 के बाद जगह पर 1 मान लेते हैं तो क्या होगा, दोनों सेम सेम हो जाएगा और आसानी पड़ेगा। तो वी टेक 2 गो इक्वेशन है, 3 गो वेरिएबल है, तो किसी ने एक को तो मानना पड़ेगा। तो वी टेक अल्फा 3 बराबर 1 मान लेते हैं। अगर जैसे ही 1 मानेंगे तो क्या होगा, हमको वैल्यू निकालने में सुविधा होगा, इसी कारण 1 मान रहे हैं। तो 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, जो मानिए, लेकिन दोनों मानना आपको। देन द इक्वेशन बिकम्स, क्या बनेगा मेरा, देख लीजिए, जैसी 1 मानते हैं आप तो बन जाएगा आपका 1/3 अल्फा 1 प्लस 2/3 अल्फा 2 बराबर कितना, उधर आके -2/3, फिर 2/3 अल्फा 1 प्लस 1/3 अल्फा 2 इक्वल टू उधर कितना हो, राइट साइड जाके 2/3, ये माइनस था उधर प्लस हो गया। मतलब यह इक्वेशन तैयार हुआ। अब जैसे सम से 3 कॉमन लेके काट सकते हैं और दोनों को सोल्व कर लीजिएगा, दोनों को सोल्व कीजिएगा, और जैसे ही सोल्व कीजिएगा तो कुछ न कुछ वैल्यू आएगा, है ना। इसे मान लेते हैं यहाँ पर कि सोल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट, है ना, सब 3 हट जाएगा, यहाँ 3 हटेगा, और सोल्व करेंगे तो होना चाहिए मेरे हिसाब से अल्फा 1 बराबर 2/9 और अल्फा 2 बराबर -2/9। देख लीजिए सब करके ना, 1 से 2 में गुना करेंगे, 1 में 1 से, तो अपने आप एक कैंसिल हो जाएगा आपका। इस तरह करके सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। अब निकल गया आपका, है ना। जैसे जो एक कंडीशन दिया हुआ था और 2 को निकालना था उसका, तो 2 हम निकाल चुके हैं, है ना। अब केवल क्या करना है, अरेंज करना है मैट्रिक्स के रूप में, इसको वेक्टर को मैट्रिक्स के रूप में अरेंज कर देंगे। इसलिए y3 भी तैयार होगा कितना, 2/9 -2/9 और 1 इज ए सोल्यूशन, इज ए सोल्यूशन। तो 10 कितना होगा, x3 बताया गया था y3 नॉर्म ऑफ y3, इसके पहले वाले वही काम किए थे। y3 रखेंगे, इसका नॉर्म निकालेंगे, है ना, और सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 2/√89 -2/√89। अरे y3 का मान रखिएगा इतना, नीचे भी रखिएगा y3 का मान, दोनों को सोल्व कर लीजिएगा। आगे कितना आएगा, 9/√89 आएगा, यही अप्रोक्सीमेट आएगा। तो हेंस द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स x1 एज ए फर्स्ट कॉलम वेक्टर
वेक्टर इज एक्सपोनेंट को फर्स्ट में लिखेंगे, कितना था 1/3, 2/3 और 2/3। फिर कितना आता है x2 के मान 2/3, 1/3 और फिर आया था आपका -2/3। फिर कितना है लास्ट में 2/√89 -2/√89 और 9/√89। इस तरह से आप बोलिए कि तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है ना। आप इसका ट्रांसपोज करें है ना, और ऐसा कर दें कि दोनों का प्रोडक्ट करेगा तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। प्लस एक रीजन यह है, दूसरा रीजन कि इसमें क्वेश्चन जो था दो तरह का था। अगर इस तरह निकालने बोला तो इस तरह लिखेंगे, न तो क्या बोला था फॉर्म में ऑर्थोगोनल बेसिस निकालिए। तो हम लिख सकते हैं इसी को कि द 3 कॉलम वेक्टर कितना हो गया 1/3, 2/3, 2/3, फिर हो गया 2/3, 1/3 -2/3 एंड तीसरा हो गया 2/√89 -2/√89 और 9/√89 है ना। फॉर्म एंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर किसके लिए, अब ऑर्थोनॉर्मल के फॉर्म में है तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस पे पढ़ा चुके हैं ना, उसको चेक कर सकते हैं इसके माध्यम से और अपना आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, और उसी के अनुसार हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी निकालें और तीनों जो बना क्या बना, एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बना के क्या R3 के लिए निकालना था, वह निकल गया मेरा है ना। तो इसके बाद इसी चैप्टर में आता है इनइक्वलिटी, बेसल इनइक्वलिटी। तो हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे बेसल इनइक्वलिटी इसके बाद।